सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। श्रीमती किरण चौधरी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो तमाम मेंबर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमें भी टाइम दिया जाए, तो समय का कृपया ध्यान रखें, उसी हिसाब से आप। अध्यक्ष जी, ओपनिंग कर रही हूँ, मेरे को समय चाहिए। नहीं, आप वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेंबर्स की बात कर रहा हूँ तो आपके मेंबर्स दिक्कत नहीं है, हमारे को भी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे, क्योंकि मैं खाली बजट पे बोलूंगी, ये जो है रामायण का पाठ हम बाद में पढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, ये जो है पीएम साहब ने जो बजट पेश करा, बड़ा समदर्शी, रोजगार परक, गरीब हितैषी, विकासमुखी इस बजट को बताया गया। और पैरा 4 और 9 में उनके भाषण के सतरंगी सपने जो दिखाए गए, वो धरातल के ऊपर जो है वो मेल नहीं खाते। दुर्भाग्य की बात यह है, अगर मेल खाते तो हम सबसे पहले होते वाहवाही करने वाले। अध्यक्ष जी, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, मैं सीधा इसमें कूदना चाहती हूँ। हाँ, इन आंकड़ों के, ये ऐसा आंकड़ों का माया जाल आपने बिछा दिया कि ये मक्कड़ जाल बना दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। अतीत की इसमें कोई समीक्षा नहीं है, पिछले क्या करा उसका कोई आपने समीक्षा नहीं करी। वर्तमान में क्या लेखा जोखा होने जा रहा है, वो भी उसका कुछ लेखा जोखा नहीं है। और भविष्य के बारे में भी आप कोई योजना नई जो है वो नहीं बनाई गई। अध्यक्ष जी, पैरा 2-11 में दावा किया है सरकार के कुशल प्रबंधन से बिजली उत्पादन का। अब इसमें मैं यहाँ बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि वितरण कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं, ये बात कही गई है। गत वर्ष 688 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि विधान सत्र में प्रस्तुत 2019-20 की जो स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो कैग ने जो दी है, उसमें पैरा 2, 4 और 3 में पुश 39 में ये खुलासा किया है कि 2017-18, 18-19, 19-20 में सरकार ने ₹11,677.50 करोड़ का ऋण लिया हुआ, जो इन कंपनियों को भारत सरकार से मिला है, और ये गलत तरीके से इसको इक्विटी में बदल दिया है। अब अध्यक्ष जी, ऋण को आप इक्विटी में कैसे बदल सकते हैं? ये ऑडिट की रिपोर्ट लाई हूं मैं साहब, ये मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये ऑडिट की रिपोर्ट है पेज 39 पर, उसमें ये लिखा है स्पष्ट, इसने कैग ने, however the state government converted total loans taken over the equity as given in table 227। अब ये टेबल मैं नहीं पढ़ूंगी, पूरा का पूरा ये this is a matter of record। अध्यक्ष जी आगे कहते हैं कि it was observed that state government did not follow the provisions of MOU and the scheme notification during the period 2017-18 to 2018-20। Rupees 15,570 crore of loan was entirely converted as equity instead of grant। ग्रांट देने की बजाय उसको इक्विटी के अंदर जो है पूरी की पूरी जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये देखिए अध्यक्ष जी, हो क्या रहा है। इसके साथ साथ ये जो है बिल्कुल गलत है अध्यक्ष जी। इट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ पंजाब बजट मैनुअल पैरा सो एंड सो सब पैरा सेज no appropriation should be made from funds allocated for a particular financial year after the expiry of that financial year। लेकिन इन्होंने वही काम करा है। Changing expenditure from grant in aid, इन्होंने जो बदला है, grant in aid को बदला है to equity, effectively led to change in classification from revenue expenditure to capital expenditure। revenue expenditure से हटके capital expenditure के अंदर वो जो है बदल दिया। तो ये कन्वर्जन जो लोन का है, each year for 3 years from 2017-18, 19-20 into equity was against the tripartite MOU of Uday scheme and resulted in overstatement of capital expenditure। तो अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह से हमारे सदन को पूरी तरह से बुरी तरह से मिसलीड करा गया।
मैं पूछना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी जब अपना जवाब देंगे कि आपको ये जो अफसर हैं उन्होंने ये बात आपको बताई कि ये इक्विटी को जो है पूरा का पूरा जो ये है इसको इक्विटी के अंदर चेंज करा जा रहा है और ये जो है रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाया जा रहा है, इसका जवाब जरूर दें। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आंकड़ों की बाजीगारी का खेल जो है वो यही नहीं रुकता अध्यक्ष। बाजीगिरी वो मैं जो जल्दी जल्दी बोली थी ना। बजट एट अ ग्लांस में पुष्ट 4 पर सरकार ने खुलासा किया है कि जीएसटी शॉर्टफॉल का एवज में भारत सरकार से मिला बैक टू बैक लोन स्टेट टैक्स रेवेन्यू में शामिल कर लिया है। अब ये देखिए अध्यक्ष जी, ये मैं बजट एट अ ग्लांस, इसमें सारा जो है पेज 4 पे सारा दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टोटल रिसीट, रेवेन्यू, ये जो भी है। एक छोटा सा फुटनोट लिखा है जो मतलब पढ़ भी ना सके आदमी और यूं सोचे कि चलो ये तो ऐसे ही होगा, फुटनोट है, इसको बहुत बारीकी से कोई पढ़ेगा तो पता चलेगा ये असलियत के अंदर है क्या। और क्या है फुटनोट में? फर्दर बैक टू बैक लोन एंड लियो ऑफ जीएसटी शॉर्टफॉल हैज बीन इंक्लूडेड इन द टैक्स रेवेन्यू। अब अध्यक्ष जी आप मुझे ये बताओ कि लोन, जीएसटी का मतलब क्या था? जीएसटी इसलिए लगाई गई थी कि वो उस समय जो शॉर्टफॉल था केंद्र सरकार ने वो पैसा हमारे को देना था और इसका जो है 2022 तक का जो है ये जीएसटी रजीम जो है सरकार ने निर्धारित करा था। अब जो है जीएसटी जो हमारे केंद्र सरकार ने हमारे को देनी थी 5000 कुछ करोड़ ऐसे था, वो तो हमने लिया नहीं, लेकिन उसको हमने लोन के अंदर कन्वर्ट करके ले लिया। मतलब अब ये जीएसटी हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका क्या लेखा जोखा है हमारे को पता ही नहीं है। इस बजट के जरिए जो है कुछ वो दर्शाता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है और ये पूरी तरह से भ्रम की स्थिति जो है वो इसमें पैदा हो गई। ये बैक टू बैक लोन जो आपने लिया है ये तो इसका मतलब लायबिलिटीज के अंदर आ गया हमारी और आने वाली जनरेशन इसको भुगतेंगी। लायबिलिटी का मतलब तो आप जानते ही अध्यक्ष जी, आज तो हमने ले लिया बैक टू बैक लोन। एक तो अगर कॉम्पनसेशन के रूप में हम लेते तो बात और थी, वो तो फिर हमारे रेवेन्यू उसके अंदर आता, टैक्स एक्सपेंडिचर और उसके अंदर आता, लेकिन हमने लोन की तरह जो उसको ले लिया है तो इसका मतलब ये तो है कि हमारे ऊपर तो और भी जबरदस्त जो है लायबिलिटी वो बढ़ गई। तो ये अध्यक्ष ये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये जब आपने लोन लिया, सदन को इसको इतना बड़ा काम हुआ है, सदन को जो है उसमें लेना चाहिए था विश्वास में कि ये क्यों लोन क्यों लिया जा रहा है, जीएसटी कॉम्पनसेशन की एवज में लोन क्यों लिया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष जी आगे 2017-20 तक 28,093.25 करोड़ रुपए का कम अदायगी हरियाणा को करी गई। फिर अगस्त 2020 में डिप्टी सीएम साहब का बयान आया, उनमें उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को जीएसटी कॉम्पनसेशन 5,840 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी। अब मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही बात कही। अब इस मैंने जैसे आपको कहा कि ये मैं पूछना चाहती हूं कि हरियाणा का हिसाब किताब जीएसटी के साथ खत्म हो गया है क्या? हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या ये लोन लेकर जो है अब सब कुछ पार हो गया, वो हमारे ऊपर ये सारा कुछ उन्होंने थोप दिया। हरियाणा सर ये जो है इसकी जरूर जो हमारे को बताएं, क्योंकि 2022 के अंदर जीएसटी की ये जो रिजीम है ये खत्म होने जा रही है और वो उसके खत्म होने के बाद ये कॉम्पनसेशन का तो कोई लेखा जोखा कोई बात होने वाली नहीं। अध्यक्ष जी ये ग्रांट जो लेनी चाहिए थी, जो जीएसटी की ग्रांट लेनी चाहिए थी, वो बैक टू बैक लोन जो इन्होंने लिया वो क्यों लिया ये हम जानना चाहते हैं। साथ ही कैग ने पुष्ट 20 के ऊपर उस बात का खुलासा किया है कि 2015-16 में और 19-20 तक सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर्स जो हैं हरियाणा में उनकी जो हिस्सेदारी है वो घट गई है, 11.56% से 10.48% पर आ गई है अध्यक्ष। अब आप ये देखिए जो हमारे को केंद्र सरकार से मिलता है वो सारा का सारा जो है वो भी घटता जा रहा है। अब यहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन है जी, वहां भी और यहाँ भी। ये तो फिर पावरफुल इंजन होना चाहिए था, लेकिन हम तो एक छोटा सा डब्बा बन के बीच में शटल कॉक की तरह जो है जा रहे हैं। हमारी तो शटलिंग हो रही है, कभी इधर कभी उधर, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अध्यक्ष जी बीबीएमपी
बीबीएमबी जो है, ये जो है बनाया गया था इसके अंदर कि हमारा जो है हरियाणा और पंजाब का जो है इसके अंदर बराबरी का हिस्सा हो, और वो किसी लक्ष्य के साथ बनाया गया था, क्योंकि रवि व्यास वाटर्स जो हैं, बजट आपसे मैं बजट, उसने सारी बात करी बजट की, मैं तो बजट में कह रही हूँ। आप सुनिए, तो आप सुनिए, अच्छा होता अगर हमारा हक, हाँ, इतना खर्चा जाता है वहाँ, हाँ, सारा वही मैं कहने वाली हूँ। हरियाणा पंजाब साइन कर रहे हैं और जो पार्टनर स्टेट्स हैं, तो बजट में नहीं आएगा ये। हरियाणा के हितों के ऊपर कठोरघात नहीं है क्या ये? आप ये बताइए। ये तो हमारे हकों के ऊपर कठोरघात है सीएम साहब। अच्छा होता आप कहते हैं कि हम जो है इसको नहीं होने देंगे, और हम विपक्ष के नाते आपके साथ चलते केंद्र के अंदर की ये बीबीएमबी का जो है हमारा हिस्सा हमारे को देना है। आप ये जो है इसलिए नहीं कर सकते कि पता नहीं किसको वहां पे लाके आपने बिठाना है। निर्धारित ऐसे कर दिए हैं, इस तरह के मापदंड बना दिए हैं जो ना हरियाणा वाले पूरे कर सकते, ना पंजाब वाले कर सकते। साथ ही साथ SYL नहर का जो है हमेशा आपने जिक्र करा है, 100 करोड़ रुपए भी उसके अंदर डाले थे। इस बारी तो वो 100 करोड़ रुपए भी जपत हो गए, पता नहीं कहाँ गए। ये उत्तर साथ साथ दे दूं या बाद में ही दूं? नहीं, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, ठीक से अध्ययन करके आओ। ये इरिगेशन में अभी भी आप पेज नंबर 145 देख लो, 100 करोड़ रुपया SYL का अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि लगातार मैं सुन रहा हूं और सब लोग बोल रहे हैं। इसको पढ़ करके तब उत्तर देना चाहिए। मेरे भाषण में हो ना हो, लेकिन बजट के 145 नंबर पेज पर पढ़ के आओ इसको। पहले तो मैंने तो पहला सेंटेंस बोला था, आप पहले ही खड़े हो गए, क्योंकि आपको मालूम है इसके अंदर तो SYL नहर के लिए बड़े मंत्रियों ने जो है उपवास करे। जब है इसको जब ना भटकाना पड़ता है मुद्दे को, तब SYL नहर आ जाती है। अदरवाइज SYL नहर जो है वो हमारे दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है। वो बताया ना, उसमें प्रावधान रखा है। मैं उसी की तो बात कर रही हूँ। और एक क्या बात, आगे अरे मेरी बात तो सुन लो अध्यक्ष। हाँ सुन रहे हैं। वो जो प्रावधान रखा है इन्होंने, वो 100 करोड़ का इन्होंने क्या करा, ये अब मैं पहले बात करूंगी तभी तो आऊंगी उसके ऊपर। आप तो एकदम उसको यू आर जंपिंग द कार्ट, ऐसे तो नहीं होता ना अध्यक्ष जी। मेरे को बात तो पूरा करने दो अपना। मैं बहुत सटीक और टू द पॉइंट बात करती हूँ। आई डोंट डू एनी दिस थिंग इधर उधर की बातें। तो अध्यक्ष ये मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 100 करोड़ जो बार बार लिए रखते आ रहे हैं, उसके ऊपर उपवास भी कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हम ये लेकर आएंगे। उपवास पहली बात तो ये किसके खिलाफ करा? सरकार आपकी, मैंने जैसे कहा डबल इंजन है, आपकी भी वहां सरकार है, यहाँ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे को ऑर्डर दे दिया है। फिर प्रॉब्लम क्या है? वो 100 करोड़ जो आप रखते आ रहे हो अलग से, वो 100 करोड़ का करा क्या, हमारे को ये बताएं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हमारा जो है पैरा 17 से 23 और 14-16 में मुख्यमंत्री जी ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए अपनी पीठ बहुत जबरदस्त तरीके से थपथपाई। उनके अनुसार ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जो है तथा कर्जा जो है वो निर्धारित सीमा के अंदर है। अब अध्यक्ष जी लंबा चौड़ा तो मैं कहूंगी नहीं तो आप कहोगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इन्होंने, चाहे आप बजट एट अ ग्लांस जो आप देख लो, जो इनकी पूरा का पूरा पता चलता है 2015 में 1,01,0709 करोड़ से स्टेट डेट लाइबिलिटी 2,43,779 वर्ष में बजट अनुमान में 2022-23 के अंदर हो गई। उसके अंदर पेज 4 के अंदर बजट में वास्तविक घाटा आज के दिन वो है 18,033.50 करोड़। ये जो है वास्तविक घाटा इन्होंने दिखा दिया है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो 25,134.7 करोड़ रुपए हो गया है, जो GSDP का 2.93% है अध्यक्ष जी। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। इतना जबरदस्त तरीके से ये हो रहा है ये, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि फिस्कल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर दिया है, बहुत जबरदस्त फिस्कल मैनेजमेंट कर दिया है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो 29,618.32 करोड़ हो गया है, जो GSDP का 2.98%। अब प्राइमरी डेफिसिट भी इसी तरह से जो है, प्राइमरी डेफिसिट 8,019.40 करोड़। और ये जो है इसका मतलब ये कि ये लोन्स जो हैं सर्विस करने के लिए लोन ले रहे हैं। कर्जा लिए जाओ, कर्जे के साथ दूसरा कर्जा पार करो। ये जो है
असलियत के अंदर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी कोई बड़ा काम पूरे हरियाणा के अंदर, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम ये सरकार नहीं कर पाई है, क्योंकि ये इस तरह का जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ट्रेंड ये हो गया है अध्यक्ष जी कि खर्चा और घाटा जो है उसको एस्टिमेटेड और रिवाइज फिगर्स की तरह जो है ज्यादा दिखा दो, और इनकम का फिगर जो है वो अपने आप ही कम आ जाए। तो इस तरह से जो है ये काम जो है सरकार कर रही है अध्यक्ष जी। और रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए क्या नया कर्जा इन्होंने लिया है, क्या कर रहे हैं, इसका भी हमारे को जवाब दे दें अध्यक्ष जी। असलियत के अंदर बात ये एक ऐसा मक्कड़ जाल इन्होंने बिछा दिया अध्यक्ष जी कि पहले इनकम को इन्फ्लेट कर दो। देखो किस तरह से इन्होंने ये तोड़ मरोड़ के जो आंकड़े पेश करे हैं, इनकम को इन्फ्लेट करो, 15 मिनट हो गए, और फिर उसके बाद खर्चे को सिकोड़ दो। खर्चा सिकुड़ गया तो अपने आप घाटा जो है वो कम नजर आएगा। तो ये असलियत के अंदर ये चाल है कि इनकम इन्फ्लेट कर दी, अपना जो और जो ये है ये घाटा खर्चा जो है वो सिकोड़ दिया, तो जो अपना घाटा है वो अपने आप कम नजर आएगा। और सच में बात ये है कि 2 साल बाद ही तस्वीर सामने आएगी, और फिर आप जानते हैं अध्यक्ष जी कि फिर तो हालात बुरे होने वाले हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी पेज 32 पे कैग की रिपोर्ट ने कहा है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर के 3 कंपोनेंट होते हैं। मैं खाली इस पे बजट पे बोल रही हूँ अध्यक्ष जी, प्लीज। सैलरीज एंड वेजेस, पेंशन्स एंड इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ लोन्स, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कैग ने बताए। और बजट एट अ ग्लांस के पुष्ट 16 पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है वो गायब, उसको दर्शाया ही नहीं गया। देखिएगा वो है ही नहीं। जो ये तीनों कंपोनेंट जो हैं, तीनों में से एक कंपोनेंट जो है वो गायब कर दिया। साथ ही साथ 40,000 रुपया जो मार्केट से लोन लिया है, 40,000 करोड़ रुपया जो मार्केट से लोन लिया है अध्यक्ष जी, इसको सर्विस करने के लिए 6.8% से लेकर 9.89% तक की दरें देनी पड़ेंगी। कहां से आएगा ये पैसा, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी। ये जो है सच्ची बात तो ये है कि अगली जनरेशन जो है वो ही भुगतेगी, क्योंकि यहाँ तो ये सरकार का हाल ये हो गया है कि अपने चले जाओ करे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे देखी जाएगी, वो काम हो जाएगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी हमारे जो है यहाँ पे सरस्वती नदी हो या स्वर्ण जयंती समारोह हो, ग्लोबल इवेंटमेंट की बात हो, हरियाणा में ये सारी जो इन्होंने करे हैं, ये कॉस्ट बेनिफिट इनका क्या हुआ है, क्या इसका बेनिफिट मिला है, ये आई वांट टू नो। उसका कोई बेनिफिट जो है नहीं मिला है, उसका श्वेत पत्र जारी करा जाए ताकि हरियाणा को मालूम चले कि इतने बड़े ये जो इवेंट मैनेजमेंट करी है, इनका इसके अंदर इतना पैसा जो दिया है उसका नतीजा क्या निकला है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी बहुत जोर शोर से ये कहा गया, अभी हमारे माननीय विधायक जी भी ये कह रहे थे कि हमारे समाज में जो है सबको समानता दी, समदर्शी विकास और समानता की बात करिए, लेकिन सच्चाई ये है अध्यक्ष जी जो गैप है पॉवर्टी और अमीरी में, ये इतना बढ़ गया है कि इतनी इनइक्वालिटी हो गई है। ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है इनइक्वालिटी में, वो हमें बताती है कि कोविड महामारी के दौरान 4.6 करोड़ लोग गरीबी रोके नहीं। कैसे अध्यक्ष जी, मैं तो बात कर रही हूँ अभी। आपके मेंबर्स फिर ऐतराज करते हैं सारे के सारे। अध्यक्ष जी नहीं, आपको 18 मिनट हो गए, 18 मिनट आपके हो गया अध्यक्ष जी। आप उसने ही स्पोक मोर देन दिस, या तो फिर आप कह दो कि और मेंबर नहीं बोलेंगे, आप बोल दो। मेरे को बोलने दीजिए, आप ऐसे नहीं होता अध्यक्ष जी। ये सारा का सारा जो है गरीबी रेखा जो है, जो इनइक्वालिटी इतनी जबरदस्त हो गई, कोई भी मेंबर ये नहीं बोला भी और बोलने दे आपको। नहीं आप बोलने नहीं, धन्यवाद। नहीं और बाकी मेंबर्स का मैं आपको मैं सारा समय नहीं दे सकता आपको बाकी मेंबर्स का। धन्यवाद। बाइंड अप कर दो नेता प्रतिपक्ष का। ऐसे ये अध्यक्ष वो आपके कोई भी मेंबर तो नहीं कह रहे, मैं क्या करूं, टाइम कहां से दूं मैं। स्पीक ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑल दीस थिंग्स, तो वो ये इस तरह से नहीं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी तो मैं बैठ जाती हूँ जी। नहीं मैं बैठ जाती हूँ फिर। ठीक है दैट इज द केस, आई एम द वन हु इज ओपनिंग द डिबेट। इफ यू डोंट वांट मी टू स्पीक, आई विल सिट डाउन। धन्यवाद जी। श्री रणधीर गोलन जी। मैं बैठ जाती। आदरणीय, आपका इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी 1 मिनट का टाइम मैं दे सकता हूं। नहीं बाकी मेंबर्स नहीं दे रहे, मैं क्या करूं, आपके मेंबर नहीं दे पा रहे, आपकी पार्टी के।
आप मैं नहीं दे पाऊंगा बाकी आदरणीय ज्यादा time। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट के आप 1 मिनट बाइंड अप कर दे, आप बाइंड अप कर दे। मैं आपके पार्टी के मेंबर ये क्या कहेंगे मतलब हुआ? नहीं, मैं क्या करूंगा? ये क्या मतलब है अध्यक्ष हम जी? कहां से टाइम देंगे? आपकी पार्टी नहीं दे पा रही आपको टाइम। हम खाली बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, और आप आप अपने- हमें बात नहीं करने दे रहे हैं। आप- नहीं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ है नहीं है कोई प्रॉब्लम problem। नहीं है, सारे मेंबर कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल नहीं, रही हम तो टाइम बांट कर दे सकते हाँ, हैं। तो चेहरे से टाइम क्या बांट के करें? आप दे रहे हैं उसको, आपने जब इतना दे दिया तो मेरे को टाइम क्यों नहीं दे सकते आप? कंक्लूड कर दे प्लीज। हाँ, ये गलत बात नहीं है, गलत बात है अध्यक्ष। और आप उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं, वैसे भी वो 15 मिनट बोल रहे थे केवल। अनेक जगह फैशन बहुत दिन चलता है, इनको बोलने दो जितना समय, और 2-4 दिन का बढ़ा देना। ठीक है, क्या बैठो। बात है, मेरे को समझ में नहीं आती। जब मेंबर यहाँ इसमें नहीं बोला जाता, कहाँ बोलेगा? बैठो। नहीं दे रहे, नहीं तो आप इनको बोलो ना, वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ वो कर रहे हैं। हाँ, ये बोल मेरे को बोलने दो, कोई बात हुई? ऐसे नहीं होता, काम की बात कर रहे हैं हम। अध्यक्ष जी, ये इरिगेशन और एलाइड सेक्टर जो है, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त जो है इन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। 10.58% से ले जो 330 था वो 580 कर दिया। 6% जो है उसका इन्फ्लेशन जो है उसको देखते हुए आज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये काफी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो है फ्रूट ग्रेन्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं, या ये DAP है या मनरेगा है, इसका जो है सब्सिडी सारी की सारी खत्म हो गई है। केंद्र सरकार जो है पैसा दे नहीं रही है पूरा, और यहाँ पे कहते हैं कि 2022 तक किसान की इनकम जो है हम डबल करेंगे। किस तरह से आप डबल करेंगे, मैं जानना चाहती हूँ कि ये बार बार ये कैसे कहा जाता है। ये जो है C2 फॉर्मूला जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती, चर्चा नहीं होती। जो कहा गया था कि MSP पे 23 जो फसलें खरीदी जाएंगी उनको खरीदा नहीं गया है। तो अध्यक्ष जी, ये सारी की सारी बातें जब नजर में आती हैं, और खास तौर से एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रही थी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए करी जा रही है कि हम जो है पुरानी फार्मिंग से दूर लेके जा रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप दे रहे हो, इसका हैंड होल्डिंग के लिए किसान को क्या फायदा होएगा, कितने दिन में वो क्या कहते हैं उसको वो फायदा मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसका कोई रूपरेखा नहीं बता रखी। बस खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग। भवंतर योजना जो है 600 रुपए आपने दे दिए, लेकिन उसका जितना किसान को नुकसान हुआ वो हम सब जानते हैं। मेरे अपने इलाके के अंदर जो है इतने सारे लोग हैं जिनका अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। ये जो कंपनियां हैं ये कहते हैं अध्यक्ष जी, नहीं मैं मेरा नाम लेके विषय उठा है अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमने आप बीच में नहीं बोल सकते। मेरा नाम लिया है, ये बीच में मेरा कैसे नाम बोल लिया रहे हैं? नाम ले लीजिए, आप बाद में जवाब दे दीजिए। मेरा नाम लिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, दक्षिण हरियाणा के किसान भावांतर भरपाई से बिल्कुल खुश इन्होंने ये है। कहा है, काला बाजारी वाले परेशान हैं। 600 रुपए बाजरे के बिने है, आज 2000 रुपए बाजरे का भाव, उसको 36 रुपए रेट चल रहा है। हर एक किसान खुश है, और प्राकृतिक कृषि की तरफ हमारा ध्यान है, और इससे किसान को फायदा होगा। इन्होंने ये कहा है अध्यक्ष जी कि हमारी जो ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कोई मुनाफा नहीं कमा। ठीक है जी, धन्यवाद। ये मंत्री जी कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं जो प्रीमियम ले रही हैं और किसान को जो है पूरा प्रीमियम दे रहे हैं, वो कोई मुनाफा नहीं कमा रही है। इनकी बात है, ये इनके बोल हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर जब से फसल बीमा योजना आई है, जितना प्रीमियम कंपनीज को दिया है उससे ज्यादा किसान को बांटा गया है। हरियाणा के किसान को फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। इस बार 1000 करोड़ रुपया किसान को मिला है। 561 करोड़ रुपए खराबे कर दिया सरकार का। हरियाणा का, आप मेरा नाम लेके बात कर रहे हैं। हरियाणा को इंश्योरेंस से किसान को बहुत फायदा हुआ है। और धन्यवाद जी। और मैं बताता हूँ, हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसमें कंपनियां कमा के नहीं गई, किसान को फायदा हुआ है। अध्यक्ष जी, लाइव स्टॉक की बात करते हैं। जी, आप बाइंड अप करो, आप बाइंड अप करो। आप नेता प्रतिपक्ष ने भी यही कहा था कि बाइंड अप करें। बाकी मेंबर्स का टाइम में सारा नहीं दे पाऊंगा आपको। बात कहते हैं आपको उसका जो है सरकार 24 मिनट हो गए बोलते हुए, और सरकार 100 रुपए देती है, और वो केवल 15 मिनट बोल रहे हैं। 3000 रुपया। धन्यवाद जी। 3000 रुपए जो है प्राइवेट कंपनी को क्यों दिलवा रहे हो जब 100 रुपए सरकार। रणधीर गोलन जी, ये मैं कह रहा अध्यक्ष, आप बोलिए। होगा जी, आप बाकी आप लिख के दे सकते हैं जी। नहीं 25 मिनट हो गया, मैं इससे ज्यादा नहीं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी,
आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 15 मिनट उनको देता, आपको 25 मिनट हो गए जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो इस सदन में बजट पेश किया, हो गया बाइंड उस पर बहस चल रही है। अब उनको उनका नाम बोल दिया। 25 मिनट से फालतू कहाँ टाइम दूंगा मैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय है। अब वो शुरू हो गए बोलना। आज बजट पर चर्चा है। 25 मिनट हो गया तो मैं किस तरह, ये सदन का कैसे चलेगा सदन, कैसे चलेगा इस तरीके से? यूं बताओ आप मुझे बताओ। सदन की गरिमा को समझना चाहिए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, बहन जी, आप तो 20 साल हुए बोल लो, मान नहीं बोलने दे भी। आप तो 30 साल हुए बोल लो, आप फिर दोबारा बोल लियो जी, कल ना फिर बोल लियो। आप तो आप एक मिनट, कृपया 1 मिनट में आप बाइंड अप कर दे। 1 मिनट दे दो रणदीप जी। सारा चाहे मेडिकल एजुकेशन की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे कर्मचारियों की पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन की बात हो, ये सब मैंने कहना था, आप बोलने नहीं दे रहे। और जो है, अब एक चीज मैं थोड़ा, मेरे को ये तो ना लंबा मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। 1 मिनट में आप बाइंड अप कर दे प्लीज। ईमानदारी का ढिंडोरा आजकल जो है ना, ये प्रचलित हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। ईमानदारी का ढिंडोरा, लाओ नोटों का भर के बोरा, नौकरी लाग गया जाएगा छोरा, और गांव में फिर बजेगी टोरा, फिर बजेगा टोरा। अध्यक्ष, आखिरी में यही कहूँ कि हर तरीके से ये जो है बजट जो है ये दिशाहीन है। बेचारे बच्चे जो हैं, 50,000 बच्चे जो हैं, उनको जो है, जो ये कोविड के टाइम पर जो है बाहर निकल गए, ये पूरे सिस्टम से जो है उनको किस तरह से करा जाएगा, उसके अंदर कोई उसका मार्गदर्शन नहीं है। सारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरी तरह से टॉस पे चला गया है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर जो हैं वो बेचारे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और वही स्कूल जो हैं उनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। आज जो है बच्चे जो है वहां पे उनको हॉस्टल की सहूलियत नहीं मिल रही, और साथ ही साथ और ये जो अरावलीज के अंदर जो ये हो रहा है, वो सारा का सारा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। तो हो गया, उसमें चर्चा बहुत होगी पहले। थैंक यू। अच्छा, एक हो गई ये चर्चा, मैं ये पढ़ के सुना देती हूँ ना। भी और नहीं लंबा पढ़ के, वो ताजे, ये शेर है, लास्ट शेर सुना दो। शेर यार, शेर है, शेर सुनने दो। वो ताजे दम है, वो ताजे, कोई भी लिख के दिए, आपने तो दिया नहीं, समझ गया? सुना दो आप बहन जी, सुना दो। मैंने तो लिख के दिया नहीं ना, करने आवे। वो ताजे दम है, नए शोभे दिखाते हुए। वो मतलब तजोतार है, नए शोभे मतलब नई नई ट्रिक्स लेकर आते हैं, नए नए जो है खिलौने दिखाते हैं, नए नए जुमले दिखाते हैं। वो ताजे दम है, नए शोभे दिखाते हुए, अवाम थकने लगी है तालियां बजाते हुए। धन्यवाद। गोदन साहब।